अभी रिसेंट एक स्टडी आया था कि हम जितना जंक फूड खाते हैं, जितना प्लास्टिक में पैक किया हुआ सामान खाते हैं, दे हैव लॉट ऑफ प्लास्टिक कंटेंट्स व्हिच आर अफेक्टिंग द ओवरी एंड दैट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर पीसीओएस। फिर मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा कि सबसे अच्छा स्पर्म कौन सा है। मूवमेंट, स्पर्म का हेड रहता है, स्पर्म का टेल रहता है, पीपल आर वर्किंग ऑन द लैपटॉप्स या मोबाइल फोन पॉकेट्स में रहता है, तो दीज हीट अफेक्ट द स्पर्म क्वालिटी। अगर नारियल पानी पियो या नारियल खाओ तो बच्चे का रंग गोरा रहता है। काश अगर होता तो हम लोग एक्सपेरिमेंट और ज्यादा करते। नमस्कार, मैं हूं सत्या आपके साथ और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाली प्रॉब्लम्स की और प्रेगनेंसी से जुड़े कई सारे सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजित। डॉक्टर सुजित, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सिटी में। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं हम इस सवाल से कि एक नॉर्मल और सुरक्षित तौर पर कंसीव करने के लिए क्या एक सही एज होती है? अभी के ज़माने में अगर देखोगे तो एज इज़ नॉट अ मेजर क्राइटेरिया, बिकॉज सब लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, करियर वाइज दे हैव टू बी एट अ बेटर प्लेस। अगर आप देखने जाओ तो द एक्चुअल एज वुड बी समवेयर बिफोर 35। वो एक अच्छा एज माना जाता है, बिकॉज जैसे एज अगर ज़्यादा कम हो गया तो टीनेज प्रेगनेंसीज जो हम बोलते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एंड आफ्टर एज द एज एक्सटेंड फ्रॉम 35-40 तो बेबीज़ में क्रोमोसोमल इश्यूज होने लगते हैं, मदर का प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो जाता है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती है। तो इफ़ यू आस्क मी फॉर अ स्पेसिफिक एज इफ़ आई हैव टू गिव मेरे पेशेंट को, तो आई विल रिकमेंड ऑब्वियसली आफ्टर 25 समवेयर वन शी इज स्टेबल इनफ विथ हर सेल्फ और वर्क वाइज अगर काम कर रहे हैं टिल एटलीस्ट 35। अगेन पॉसिबिलिटी उसके आगे भी प्रेग्नेंट हो सकते हो, हमारा हेडेक बढ़ जाता है लेकिन आपका प्रेगनेंसी वुड बी बेटर इफ इन सेफ। आपने कहा क्रोमोसोम इश्यूज हो जाते हैं, ये क्या है? सो अगर हम देखते हैं एवरी वुमन एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है एंड दैट इज रिलीज्ड हर एक महीने में। जो पीरियड होता है अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो दैट एग इज रिलीज्ड, तो हमारा वो नंबर फिक्स रहता है। लेकिन जैसे जैसे एक औरत का एज बढ़ता है उसका जो क्रोमोसोम जो बेबी के जो एग में रहता है, जो मदर के एग में रहता है, वो धीरे धीरे वो भी मैच्योर हो जाता है। तो जो एग दैट इज रिलीज्ड एवरी मंथ उसमें इश्यूज होने लगते हैं। तो अगर वो एग जाके कंसीव किया, वो एग जाके कोई स्पर्म से मिला, तो जो बेबी बनेगा उसमें जेनेटिक डिफॉर्मिटी होता है, या जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल इश्यूज होता है, जिससे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, या तो बहुत सारी मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ सकते हैं, या तो बेबी में कुछ और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो सकता है। तो ऑल दीज थिंग्स हम लोग एक कॉमन ब्रैकेट में क्रोमोसोमल इश्यूज होता है। ये अगर हम बेसिक जो चीज़ है जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, जो हमने बहुत सारी पिक्चर्स में देखा है, या आजकल हम न्यूज़ में भी पढ़ रहे हैं अबाउट डाउन सिंड्रोम। सो इफ़ यू डू अ कैलकुलेशन, जो स्टैटिस्टिक्स है, इफ़ समवन इज ट्राइंग टू हैव अ बेबी एट द एज ऑफ 35 तो रिस्क इज अबाउट 1 in every 1 lakh प्रेगनेंसीज। बट अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो एट द एज ऑफ 40 देन द रिस्क इज 1 in every 250 प्रेगनेंसीज। और अगर 45 है तो 1 in every 40, तो इतना एक्सपोनेंशियली राइज होता है। तो ये एक चीज़ है जो मैं मेरे पेशेंट्स को बताता हूँ, इफ़ दे वांट टू हैव अ बेबी देन प्लान इट आउट इन सच अ वे दैट यू आर अवेयर अबाउट ये सब चीज़ें कि ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है आपकी प्रेगनेंसी को या तो आपके बेबी को। फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, है ना? तो हम अपनी बॉडी को, एक फीमेल अपनी बॉडी को किस तरीके से तैयार करे कि वो नॉर्मल बर्थ दे पाए? नॉर्मल बर्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा है कि नॉर्मल मदर और नॉर्मल बेबी रहे। ठीक है, तो वो जो नॉर्मल सी होने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कहते हैं। तो हाँ, ये बोला जा सकता है कि पहले के ज़माने में तो ऐसे डॉक्टर्स थे ही नहीं, लोग प्रेग्नेंट हो जाते थे और सब कुछ अच्छा रहता था। बट हमारे पास अभी वो डिवाइसेस है, आधुनिकता है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे हम वो चीज़ें पुराने ज़माने में लोगों के पास 8-10 बच्चे होते थे, उसमें से एक आध कुछ नहीं भी रहा तो वी वर ओके विद दैट और वी यूज्ड टू मैनेज विद दैट। अभी हमारा लाइफ ऐसा है कि हमको वो एक बेबी चाहिए विच हैज़ टू बी हेल्दी एंड दैट एंटायर प्रेगनेंसी हैज़ टू बी हेल्दी। तो इसके लिए व्हाट जो हम बोलते हैं हमारे पेशेंट को, उसको हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के तौर पे एक टर्म यूज़ करते हैं, जिसमें बेसिकली कंसेप्शन इज हैविंग अ बेबी। उसके पहले जो भी डिस्कशन होता है विद अ गायनेकोलॉजिस्ट, दैट इज द टर्म दैट इज प्री कंसेप्शन, जिसमें ब्लड टेस्ट बहुत सारी हम डिसाइड करते हैं, हम सोनोग्राफी बोलते हैं, एंड बेसिकली वी फाइंड आउट कि मदर को कोई इशू नहीं है।
एंड मदर को थायराइड के इश्यूज नहीं है या शुगर के इश्यूज नहीं है, एंड शी इज़ फर्टाइल इनफ दैट अगर उसको वेट भी करना है तो वो इतना टाइम वेट कर सकती है, या अगर वो वेट नहीं कर सकती तो आई टेल हर कि आप वेट मत करो, आपको 1 साल 2 साल के अंदर प्लान करना चाहिए, या तो आपको 3-4 साल रुकना है तो आप वो वेट कर सकते हो। प्लस थोड़े वायरल मार्कर्स है कि प्रेगनेंसी में कोई इन्फेक्शन हुआ लाइक चिकन पॉक्स या जर्मन मीजल्स, तो वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी को, तो हम वो टेस्टिंग करते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ हम हमेशा मेल पार्टनर को टेस्ट करते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो देखा गया है कि पूरे टाइम पे औरतों को ही सब इन्वेस्टिगेट कराया जाता है, बट नोबडी इज थिंकिंग अबाउट द हस्बैंड और द पार्टनर। तो उसका भी सीमन एनालिसिस होता है, जहाँ पे हम सीमन का क्वांटिटी देखते हैं, नंबर देखते हैं, कैसे स्पर्म्स मूव करते हैं वो देखते हैं। तो एक बार ये सब चीज़ें हो गई कि मेरे पास अगर आप कोई डेटाबेस बना रहे हो तो मेरा डेटा इज रेडी, देन आई कैन गाइड देम कि हाँ ना यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर अ बेबी। सो आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया, देन आई चेक फॉर देयर ब्लड प्रेशर, उनका वेट, whether they are fit enough to carry a healthy baby, and then we discuss about कि कब प्लान करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, and then they move on with starting some basic supplements जैसे folic acid शुरू करते हैं हम around 3 to 6 months when you're planning for a baby, and then we see how things go on from there. महिलाओं की बच्चेदानी हेल्दी करना है, कैसी मतलब महिला ऑब्वियसली बात है कि अगर बच्चेदानी हेल्दी नहीं है तो मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कैसी लाइफस्टाइल चाहिए होती है एक लड़की को, वो चीज़ कैसे स्ट्रांग रहे कि वो कैरी कर सके बच्चा? तो उसमें मेजरली लाइफस्टाइल हैज़ टेकन एन इफेक्ट। इसके लिए हम जो देख रहे हैं कि फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं, तो इट्स नॉट जस्ट द यूट्रस, मेजर वरी इज ओवरीज। तो ओवरीज का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। वूम तो वैसा का वैसा ही रहता है। सम डिफॉर्मिटीज जो होते हैं वो कंजेनाइटल रहता है, मतलब बचपन से जब भी पैदा होते यू आर बोर्न विद दैट, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें सर्जरी जो लगता है तो वो हम करते हैं। बट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ सर्टन जो हम खाते हैं, जो यूजली मैं कचरा बोलता हूँ, हम कचरा खाते हैं विच इज ऑल द जंक फूड एंड द थिंग्स विच आर देयर। अभी रिसेंट एक स्टडी आया था कि हम जितना जंक फूड खाते हैं, जितना प्लास्टिक में पैक किया हुआ सामान खाते हैं, दे हैव लॉट ऑफ प्लास्टिक कंटेंट्स, माइक्रो प्लास्टिक रहता है which are affecting the ovary, and that is one of the leading cause for PCOS. तो अगर हम इतने लेवल तक जा रहे हैं तो you have to manage at the basic level कि your stress levels have to be less. एक चीज़ है जो मैं प्री कंसेप्शन में हमेशा कराता हूँ, is prolactin level. Prolactin is a hormone which is related to your marker of stress. तो अगर स्ट्रेस रहता है usually prolactin goes high, and the prolactin plays a role कि वो थायराइड के साथ भी मस्ती करता है, वो आपके एग की क्वालिटी के साथ भी मस्ती करता है। तो अगर थायराइड अफेक्ट हुआ, वो तो हमने बात कर ही लिया कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है, प्लस इट विल अफेक्ट योर एग रिलीज, तो आपका साइकिल भी इरेगुलर हो जाएगा। तो इफ आई टारगेट दैट पार्ट कि मेरा प्रोलैक्टिन लेवल अगर मैं नहीं पूछता तो मेरे को पता ही नहीं चले, मैंने प्रोलैक्टिन ब्लड टेस्ट मांग ली तो मैंने देखा कि वो हाई हो गया, तो मेरे को सिर्फ प्रोलैक्टिन लेवल मैनेज करना है। कैसे? अगर प्रोलैक्टिन बढ़ता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तो हमने कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स जो है वो पता करनी है, और दूसरा बेसिक ट्रीटमेंट जो रहता है प्रोलैक्टिन के लिए वो ट्रीटमेंट करना है। इतना सब करने से भी प्रेगनेंसी रह जाता है, जो कभी कभी सालों लग जाते कि अरे किसने कंसीव नहीं हुआ, किसने टेस्ट नहीं किया, तो ये एक टेस्ट से हो जाता है। तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। स्मोकिंग, अल्कोहल या जो भी अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रग अब्यूज जो रहता है, उससे भी आपका एग क्वालिटी अफेक्ट होता है, उससे आपका यूट्रस में ब्लड सप्लाई अफेक्ट होता है। तो यूट्रस से ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगा तो जो बेबी आके अटैच करने जाएगा यूट्रस को, वो भी अटैच नहीं हो पाएगा, तो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, प्लस हेल्दी डाइट। हमेशा एक चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए कोई डाइट बताओ, तो मेरा एक चीज़ हमेशा फिक्स रहता है, देयर इज नो स्पेशल डाइट फॉर प्रेगनेंसी, देयर इज जस्ट अ हेल्दी डाइट जो आपको ऐसे में भी फॉलो करना चाहिए। तो वो चीज़ फॉलो कर लो तो प्रेगनेंसी रह जाएगी, उसमें कोई जादू तो नहीं रहता, ना ही मैं कोई बाबा जी जैसे ट्रीटमेंट करने वाला हूँ, उतना ही करना है। अच्छा, हेल्दी स्पर्म के लिए भी कुछ रहता है कि फादर को ये नहीं करना, ये नहीं करना, कुछ चीज़ें ऐसे रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि फादर का प्रोफेशन क्या है। दैट इज़ वन थिंग वी आस्क फॉर ऑल पेशेंट, क्योंकि आजकल जो देखा गया है कि पीपल आर वर्किंग ऑन द लैपटॉप्स या मोबाइल फोन पॉकेट्स में रहता है, तो दीज हीट अफेक्ट द स्पर्म क्वालिटी। देयर इज अ रीज़न कि टेस्टिस बाहर की हुई है बॉडी में, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर इनसाइड इज हायर कंपेयर टू आउटसाइड, तो इसके लिए टेस्टिस बाहर है, क्योंकि स्पर्म्स को बनने के लिए थोड़ा कोल्डर टेम्परेचर रहता है। अगर वही चीज़ अगर आप लैपटॉप रख के गर्म कर देते हो या फ़ोन पॉकेट में रख के गर्म कर देते हो, तो वो स्पर्म का क्वालिटी कम करता है। तो वो एक चीज़ याद रखनी है।
ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनना है, क्योंकि अगेन दैट विल लीड टू अ मोर हीट अक्यूमुलेशन। और नहाते वक्त फिर ज़्यादा गर्म पानी वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ है विच वी वर्क आउट। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्पर्म काउंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या करना है, फर्स्ट वी स्टार्ट विद दिस कि थोड़ा डाइटरी चेंजेस में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स ले लो, अंडरगारमेंट ज़्यादा टाइट मत पहनना, गर्म पानी से मत नहाना, एंड मोबाइल लैपटॉप अगर लैप पे लेके बैठते हो तो वो मत करना। एंड दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर लॉट ऑफ पेशेंट्स। लैपटॉप वाला कुछ मेरे लिए नया था, बट लैपटॉप वाला सच में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि हम आजकल नॉर्मल है, वर्क फ्रॉम होम में तो सब बस लैप पे रख के ही काम करते हैं। तो इसके लिए आजकल इनफर्टिलिटी भी बहुत कॉमन है। ओके ओके। एंड मैंने सुना अल्कोहल और इस टाइप की चीज़ें भी वो तो सबके लिए अफेक्ट होता है, दोनों के लिए हाँ। अफेक्ट होता है। स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस, तो हुक्का शीशा ये भी डेंजरस है, और वेप भी डेंजरस है। आजकल जो फैंसी थिंग है कि हम सिगरेट नहीं पीते, वीड और वेप, वो तो और ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसको आपको अंदाज नहीं रहता, तो उसमें निकोटीन ज़्यादा रहता है, तो दैट इज़ मोर डेंजरस टू योर हार्ट ऑल्सो। हुक्का तो और डेंजरस है, लाइक वीड और शीशा वो भी तो नहीं होता, वो एक गो में 100 सिगरेट फूक रहे हो, तो उतना हो जाता है, तो दीज आर नॉट अलाउड। अल्कोहल ऑल्सो, इट्स नॉट लाइक यू विल बी ड्रिंकिंग रेगुलरली, ओकेशनल ड्रिंकर ठीक है, वन ऑड, even when you got pregnant you had something, one odd is fine, but it's not like कि आप पूरा टाइम कंटिन्यू करोगे, क्योंकि अगेन अगर अल्कोहल प्रेगनेंसी में लेते हो तो बेबी में डिफेक्ट्स होते हैं, तो वो ध्यान रखना है। अगर डॉक्टर साहब मदर को या महिला को थायराइड है, बीपी इश्यूज है या शुगर है, उसका क्या असर पड़ेगा प्रेगनेंसी? ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, बेबी के जो पैदा होने के बाद जो माइलस्टोन्स बोलते हैं कि ये महीने में ये होना चाहिए, महीने में ये होना चाहिए, वो डिफेक्ट होता है, उसमें कमी होती है, तो वो मेजर पार्ट है। प्लस मिसकैरेजेस के रिस्क तो बढ़ते ही है। व्हेन वी थिंक अबाउट ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फैक्टर्स रहते हैं व्हेन वी वांट टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी। ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ने लगता है, जो वार से बेबी को ब्लड पहुंचना है वो कम होने लगता है, तो उससे बेबी के अराउंड जो पानी है वो कम हो जाता है, बेबी का ग्रोथ कम हो जाता है, और बेबी ज़्यादा लंबा हम खींच नहीं कर सकते। तो या तो सडन डेथ हो सकता है बेबी में, जो हम IUFD कहते हैं, इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस, या तो बेबी विल बी स्मॉल विच इज IUGR, इंट्रायूट्राइन फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, तो वो हो सकता है। तो ये हो जाता है, बट मदर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर ब्लड प्रेशर रहा। हाई ब्लड प्रेशर से हम जो एक चीज़ कहते हैं एक्लैम्शिया, ये होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर मैटरनल डेथ। तो एक्लैम्शिया मतलब प्रेगनेंसी में जो आखड़ी आती है, कन्वर्जन, तो कन्वर्जन या झटके जो आते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन विद हाई ब्लड प्रेशर। तो मदर को जब ये कन्वर्जन आते हैं तो वो मदर का लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, एंड द बेबी ऑल्सो कैन डाई इनसाइड। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा पैरामीटर है विच हैज टू बी कवर्ड। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर मेरे को मैनेज करना है ब्लड प्रेशर, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ द बेबी, आई हैव टू थिंक अबाउट द मदर फर्स्ट। तो वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना, प्रॉपर लिमिट में रखना कि इतना कि बेबी को ब्लड सप्लाई भी पहुंचे प्लस मदर को इश्यूज ना हो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हेन यू थिंक अबाउट डायबिटीज का प्रॉब्लम है कि अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर के साथ प्रेगनेंसी रहा है तो वो बेबी छोटा रहता है, या तो बेबी बहुत जल्दी डिलीवर हो जाता है, या तो बेबी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बेबी का स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होता है, हार्ट में प्रॉब्लम होता है। ये अगर हमने प्रेगनेंसी के पहले शुगर पे ध्यान नहीं दिया, और प्रेगनेंसी रहते रहते शुगर आया है और फिर उसमें कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें अलग चीज़ रहती है। उसमें बेबी बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, बेबी के अराउंड पानी जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये हम लोग मैक्रोसोमिया, पॉलीहाइड्रोमिया ये बोलते हैं। तो इसमें भी चांसेस ऑफ डिलीवरी जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज यूट्रस उतना खींच नहीं पाता है, तो वो कॉम्प्लिकेशन होता है। प्लस शुगर की वजह से कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हो सकते हैं, अगेन बॉडी में कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो सकता है। तो इसमें अगेन इंपॉर्टेंट है कि हम मदर का डाइट कंट्रोल बराबर करें। अगर कुछ मेडिसिन देना है, प्रेगनेंसी में बहुत लिमिटेड ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मेडिसिन रहते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो चैलेंजिंग हो सकता है, तो वो ले, और उनका फॉलो अप ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, ताकि इवेंचुअली वी कैन डिलीवर समवेयर अराउंड 9 मंथ्स, जो हमने टर्म बेबी की बात की थी, वहाँ पे डिलीवर जितना हम खींच सकते हैं हम खींचते हैं। ओके, तो ये जो होता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, घर वाले एकदम से कह देते हैं कि नहीं नहीं बेड रेस्ट करो बहू रानी तुम, तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है, एक्सेस बेड रेस्ट। करेक्ट। तो एक्सेस बेड रेस्ट ऐसे में भी मेडिकली कहीं पे लिखा नहीं है कि बेड रेस्ट ज़रूरी है, बिकॉज इवन अगर मिसकैरेजेस के चांसेस भी ज़्यादा है या किसी को स्पॉटिंग ब्लीडिंग होता है, हमारे पास गाइडलाइंस रहते हैं, उसमें भी कहीं पे ऐसे स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि बेड रेस्ट करना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज स्पॉटिंग ब्लीडिंग? स्पॉटिंग ब्लीडिंग, अगर प्रेगनेंसी
जब भी रहता है अर्ली पार्ट में या इवन ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग के पहले जो धब्बे पड़ते, दैट इज कॉल्ड स्पॉटिंग। और अगर प्रॉपर बह रहा है तो दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। सो दोज आर इंडिकेटर्स की या तो मिसकैरेज हो सकता है या तो अर्ली डिलीवरी हो सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो 9 मंथ्स में हो रहा, तो ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग होता है। जब एक औरत महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो जो भी सुनती है, जैसी चीजें देखती है, वो सब चीज बच्चों पे मतलब जो पेट में बच्चा होता है उस पे असर पड़ता है। तो अधिकतर हमारे यहाँ पे भी ये होता था कि दादाजी भागवत वगैरह सुनाने लगते थे बैठ के कि बच्चे सुनेंगे। तो क्या उसका असर सच में बच्चों में पड़ता है जो पेट में होते हैं? ये अच्छा स्टोरी है जो महाभारत के टाइम से आई है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह जो क्रॉस करने वाला था वहां से सुना था। तो वो अगेन माइथोलॉजी से आई है, मतलब माइथोलॉजी इज मिथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आप नर्चर करते हो इट हैज टू गो ऑन। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट में जब भी बच्चा था तभी आपने वो प्रैक्टिसेस फॉलो की तो बच्चा पैदा होके भी वही फॉलो करेगा। इट हैज टू बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो पैदा होने के बाद भी वो अच्छी आदतें कंटिन्यू आप रखोगे तो बेबी भी रखेगा। बट ऐसा नहीं कि आपने अंदर बहुत सारे बेबी जब भी अंदर था आपने कुछ अच्छा किया तो इट्स नॉट लाइक कि वो बेबी को आप अपब्रिंगिंग में कुछ हेल्प होता है एट दैट मोमेंट। ऐसा कुछ नहीं है, आपका स्ट्रेस फैक्टर रिलीव होता है, यू आर मोर काम डाउन। ये कहा जाता है, मेरे घर में ही कहा जाता है कि हमने जामुन खाया था इस वजह से तेरा रंग सांवला है। सो ऐसा मैंने बहुत सारा सुना है कि अगर नारियल पानी पियो या नारियल खाओ तो बच्चे का रंग गोरा रहता है। तो क्या ये सच है? वैसा आपने कहा कि खाना पहुंचता नहीं है बच्चे तक, बट स्टिल काश अगर होता तो हम लोग एक्सपेरिमेंट और ज्यादा करते। ऐसा कुछ नहीं है। तो अगेन व्हाटएवर जो आप खाते हो, तो ये अभी के लिए मैं जस्ट एक एक्सटेंडेड में बताता हूँ कि जो भी आप खाते हो पीते हो, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, विच इंक्लूड्स अल्कोहल एंड कैफीन, वो छोड़ के बाकी ऑल द थिंग दैट वी ईट वो पूरा ब्रेक डाउन होके बेबी को सिर्फ वो न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू पहुंचता है। तो जामुन खाने से कुछ हुआ या पपाया के सीड्स खाने से, वो तो सबसे कॉमन चीज मिलता है, या चावल नहीं खाना चाहिए, एंड दिस हैपेंस इवन आफ्टर डिलीवरी। तो आज ही सुबह मैं एक आंटी को लेक्चर देके आया, उनकी बेटी को कुछ तो बोल रहे थे, तो लाइक आंटी कान में कॉटन नहीं डालना है, कान के बीच में छेद नहीं है कि हवा इधर उधर होगा जिससे वेट नहीं बढ़ने वाला। प्लस खाने में चावल लौकी वो सब नहीं खाना चाहिए क्योंकि टाके पक जाएंगे, वैसा भी कुछ नहीं होता है। खाने में ज़्यादा घी नहीं देना है क्योंकि अभी का जनरेशन इज नॉट दैट एक्टिव जो मे बी 50-70 ईयर्स पहले थे, तो काम तो कुछ रहता नहीं। इफ यू हैव दैट घी यू विल जस्ट पुट ऑन वेट, कुछ उसका फायदा नहीं पहुंचने वाला। वॉट एवर यू आर हैविंग वही खाना, घर का खाओ बट बैलेंस्ड खाओ, और जो नहीं बोलते घर वाले खाने के लिए वो पहले खाओ। मैं वो एक चीज बोल देता हूँ। बट पपाया नहीं खाया जाता है, शायद मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पपाया सीड्स ज्यादा खाने से उसमें सीड्स पपाया के सीड्स में रहता है जो टॉक्सिन रहता है। हम आई डोंट थिंक कोई पपाया सीड्स जाके चुन के खाता है। हाँ नहीं खाता। तो बट मैंने ये बहुत ज्यादा सुना है कि पपाया खाने से मिसकैरेज होता है, मतलब पपाया तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नहीं, मैं तो हर एक पेशेंट को बोलता हूँ जाके खा लो। मेरे बोला डॉक्टर ने बोला है कुछ होता नहीं है। पपाया वाटरमेलन उनकी सीड्स के अंदर कुछ केमिकल्स रहता है, दैट कैन लीड टू इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस हो सकते हैं। बदन ऐसा नहीं है कि पपाया सीड खाने से हो जाता, वरना हम उससे ड्रग बना लेते थे कुछ तो नहीं। एक ये मैंने सुना कि बच्चे का पार्ट धीरे धीरे ग्रो करता है, तो ये भी पता नहीं क्वेश्चन में है कि क्या है, बट हाँ तब भी एक सवाल है कि जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है कि पहले ब्रेन बनता है, देन हार्ट, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके बन रही होती है। तो क्या हमें उस अकॉर्डिंगली खाना खाना चाहिए एक प्रेग्नेंट महिला को कि अभी ब्रेन बन रहा है तो अखरोट खाना चाहिए, हार्ट बन रहा है तो ऐसा कुछ भी है? तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगेन मिथ ही है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि ब्रेन कब बन रहा है, हार्ट कब बन रहा है, और इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एकदम से बन जाता है। बेबी जब भी चालू होता है इट्स ऑलवेज सेल्स मल्टीप्लाइंग। तो हम यूजली फर्स्ट 8-10 वीक्स तक थोड़े मेडिसिन है, थोड़े एंटीबायोटिक्स है जो हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज दैट कैन अफेक्ट द बेबी एट अ वेरी बेसिक लेवल। तो डिफॉर्मिटी के चांसेस बढ़ते हैं। मतलब थोड़े लिम्स छोटे रह सकते हैं, मतलब हाथ पैर छोटे रह सकते हैं, या तो कहीं पे स्कारिंग आ सकता है, या तो दांत वगैरह काले हो सकते हैं। तो हम एंटीबायोटिक्स वो सब ध्यान से यूज करते हैं, और कोई कैंसर के ड्रग्स रहते हैं जो हम अवॉइड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, बट अदरवाइज खाने में यूजली कोई चेंज नहीं होता। फर्स्ट 3 मंथ्स में हम यूजली प्रेगनेंसी को ट्राइमेस्टर्स में डिफाइन करते हैं। ट्राइमेस्टर्स are 3 महीना, तो 9 महीने की प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर्स में होती है। तो पहले 3 महीने में सिर्फ सेल्स ग्रो होता है फॉर द बेबी, तो उसमें सब कुछ सेल्स जो बनने वाले हैं आगे जाके ऑर्गन्स
वो सब बनने लग जाते हैं। एंड ब्रेन इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट ग्रोइंग। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हार्ट डेवलप होता है, तो हार्ट इज अराउंड 22 to 24 वीक्स। तो उतना लेट होता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हार्ट 24 वीक्स के बाद ग्रो ही नहीं होता है। तो वो 22 to 24 वीक्स, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेसिकली सब सेल्स बड़े होने लगते हैं, तो वो टाइम पे हम डाइट में चेंज करते हैं थोड़ा। थर्ड ट्राइमेस्टर आफ्टर 28 वीक्स, दैट इज द टाइम व्हेन द बेबी ग्रोज वेरी फास्ट। तो 28 वीक्स तक बेबी का वेट अराउंड 1 kg भी रहा। बाय 9 मंथ्स द बेबी इज अराउंड 3 kg। तो मतलब वो 3 महीने में 2 kg का वेट गेन होता है, विच मीन्स हर एक ऑर्गन ब्लूम होने लगता है। तो दैट्स द टाइम व्हेन योर डाइट हैज टू बी वेरी गुड, प्लस आपका जो सप्लीमेंट्स रहता है वो बराबर लेना है। तो दैट इज हाउ वी प्लान आउट। और अदरवाइज डाइट इनटेक वाइज कि हाँ ये खाने से बेबी का ब्रेन बनते वक्त अच्छा रहेगा, पूरे टाइम ये खाना चाहिए तो अच्छा रहेगा। तो जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस, कौन कौन से टेस्ट आप सजेस्ट करते हैं? सो यूजुअली हमारा विजिट्स भी वो टेस्ट के हिसाब से प्लान रहता है। तो जब भी हमको पता चलता है कि कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो हम बेसिक जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में उनका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं विद द हस्बैंड का ब्लड ग्रुप। तो दोनों चीज़ें चेक करते हैं। हम मदर का हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं, थायराइड रूल आउट करते हैं, थोड़े इन्फेक्टिव मार्कर्स HIV, HbA1c, VDRL, जिससे एड्स और सिफिलिस ये सब चीज़ें हो सकती है, वो रूल आउट कर देते हैं। एक यूरिन रूटीन कराते हैं ताकि यूरिन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, एंड ब्लड शुगर। तो इतने तो बेसिक ब्लड टेस्ट है जो हम पहले कराते हैं जैसे ही हमको पता चलता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, और यूजुअली हम 7वें महीने पे वापस रिपीट करते हैं। तो इतना हम रिपीट गैप में करते हैं। बीच में अगर मेरे को कुछ और लगा तो हम पेशेंट स्पेसिफिक मांगते हैं, प्लस हम सोनोग्राफीज मांगते हैं। सोनोग्राफीज यूजुअली 5 रहते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला सोनोग्राफी व्हाट वी कॉल एज डेटिंग स्कैन या वायबिलिटी स्कैन, नाम में ही है। वायबिलिटी मतलब बेबी का हार्ट बीट बराबर दिख रहा है कि नहीं, तो वो मेरे को चेक करना है। और डेटिंग स्कैन मतलब कभी किसी को पीरियड का डेट भी बराबर से याद नहीं है, अब मेरे को प्लान करना है कि इसका डिलीवरी कौन से तारीख को होगा या कभी होगा। तो वो प्रेगनेंसी का जब भी मैं सोनोग्राफी करूंगा तो मेरे को उसके हिसाब से प्रेगनेंसी कितने वीक्स का है वो पता चलता है, तो उसको डेटिंग स्कैन बोलते हैं। तो ये पहला सोनोग्राफी रहता है विच इज डन रफली अराउंड 7 वीक्स। फिर 12 वीक्स में हम एक सोनोग्राफी कराते हैं जिसको हम एंटी स्कैन कहते हैं। एंटी स्कैन मतलब जो हमारे जो नेक के पीछे एक पानी जैसा भरता है जिसको हम न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी कहते हैं, वो हम चेक करते हैं। वो क्यों चेक करते हैं? वो स्पेसिफिकली इसीलिए चेक करा जाता है कि मेरे को उसमें से डाउन सिंड्रोम रूल आउट करना है। हमारे पास ब्लड टेस्ट रहते हैं और सोनोग्राफी रहते हैं जिसके बेसिस में हम डाउन सिंड्रोम रूल आउट कर सकते हैं। तो जब भी हम एंटी स्कैन मांगते हैं विच इज रफली अराउंड 12 to 13 वीक्स, वही टाइम पे हम ब्लड टेस्ट भी मांगते हैं जिसको हम डुअल मार्कर कहते हैं। तो ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी के बेसिस पे हमको एक परसेंटेज मिलता है, where I can tell you कि 95% chances are this baby won't have a Down syndrome. Then we continue from there, क्योंकि ये 12 weeks हो गया। अगर मेरे को लगता है कि abnormality कुछ होने वाला है तो then I can terminate it faster. तो इसके लिए ये दोनों important. Then we jump to directly 5th month वाला sonography, which is the most important sonography in your entire sonography panel. 5वें महीने पे जो होता है, which is your anomaly scan. जहाँ पे हम बेबीज का अनोमली चेक करते हैं। अनोमली मतलब कोई डैमेज है कि नहीं, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है कि बॉडी में कोई बॉडी में है कि नहीं। तो उसमें हम हाथ देख सकते हैं, पैर देख सकते हैं, स्टमक, किडनी, लिवर, सब कुछ दिखता है। अच्छा, वो हार्ट में होल है, इस टाइप की चीजें? तो वो यूजुअली हम ये टाइम पे भी देख सकते हैं। अगर हार्ट में होल दिखा तो हम यूजुअली हार्ट का भी डेवलप होता है 22 to 24 वीक्स, जो मैंने पहले बताया था। तो हम वापस पेशेंट को आने बोलते हैं अराउंड 24 वीक्स में, जहाँ पे हम बेबी का 2DA को करते हैं। हम जैसे हमारा 2DA को करते हैं, बेबी का भी 2DA को पॉसिबल है आजकल। तो हम वो 24 वीक्स में करते हैं। बट अदरवाइज जो 20 वीक स्कैन, जो 5वें महीने का स्कैन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कैन्स, जहाँ पे हमको बेबी का पूरा स्ट्रक्चर दिखता है। इसके बाद हम अराउंड 7वें महीने पे एक सोनोग्राफी करते हैं जिसको हम ग्रोथ स्कैन कहते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि बेबी का ग्रोथ बराबर हो रहा है कि नहीं, बेबी के अराउंड जो प्लासेंटा है वो बराबर है कि नहीं, और बेबी के अराउंड जो पानी है वो बराबर है। और यही सेम सोनोग्राफी हम 9वें महीने में करते हैं, क्योंकि मेरे को डिलीवरी प्लान करना है। तो इसके लिए अगर डिलीवरी होने वाला है तो बेबी का वेट बराबर है कि नहीं, फ्लूइड बेबी के अराउंड बराबर है कि नहीं, कुछ और इश्यूज है कि नहीं, और बेबी को ब्लड सप्लाई बराबर जा रहा है कि नहीं, वो सब हम चेक करते हैं। एंड देन दैट्स द लास्ट वन। बीच में कहीं भी कॉम्प्लिकेशन लगता है या पेशेंट स्पेसिफिक हम चेंज करते रहते हैं। बेबी का वेट कितना होना चाहिए, और ये कैसे सोनोग्राफी से कैसे पता चलता है? तो हम अलग अलग चीजें मेजर करते हैं। बर्थ वेट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द मदर एंड द फादर ऑल्सो। अगर मम्मी डैडी भी छोटे हैं या कम वेट वाले हैं तो ऑब्वियसली बेबी भी वैसा ही रहेगा, हाइट भी वैसा रहेगा और बेबी वेट भी रहेगा।
तो अगर कोई एवरेज बिल्ट है और उनका 2.7 2.8 है तो आई एम हैप्पी विद दैट। यूजुअली एनीथिंग मोर देन 2.5 till 3.5 is a good weight for a baby to come out during delivery. बच्चे में अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है, कहते हैं 5 महीने में मूवमेंट होना चाहिए, अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उस वक्त मतलब कब तक ऐसा हो सकता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद होगा मूवमेंट, और कब वो सिचुएशन ऐसी हो चुकी होती है कि डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? तो यूजुअली जो मूवमेंट फील होता है उसको हम क्विकनिंग कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो अराउंड 18 to 20 वीक्स जो आपने बताया, अराउंड 5वें महीने पे वहाँ पे हो जाती है। तो उसके बाद यू शुड फील लाइट मूवमेंट्स। तो इनिशियल मूवमेंट्स आर यूजुअली बटरफ्लाई लाइक फीलिंग जो हम बोलते हैं ना, पेट में ऐसे गुदगुदी, वो किसी किसी को तो पता भी नहीं चलता है, जो अब हम बताते हैं पता चलता है कि हाँ बटरफ्लाई वाला मूवमेंट हुआ। तो दैट इज योर बेबी मूवमेंट। धीरे धीरे एज द बेबी स्टार्ट्स ग्रोइंग, जो हमने बात की कि बेबी का जो ग्रोथ रहता है इट्स ग्रेजुअल। तो अराउंड 24-26 वीक्स के अराउंड व्हेन द लिम्स आर प्रॉपर्ली गुड, तभी आपका जो मूवमेंट 7वें महीने में लगभग 6-7वें महीने पे लिम मूवमेंट जो होता है वो फील होने लगता है, तभी आपको पता चलता है हाँ बेबी ने किक किया या ये हुआ। तो यूजुअली अगर लगता है कि मूवमेंट आज बराबर नहीं है, बिकॉज अ मदर इज द मोस्ट अटैच्ड टू द बेबी, तो उसको पता चल जाता है कि आज बेबी मूव नहीं किया, रूटीन में नहीं हुआ, तो हम कुछ चीज़ें बोलते हैं कि या तो थोड़ा मूव करके देखो या कुछ स्वीट खा के देखो। स्वीट यूजुअली इज अ ट्रिगर, बेबी को एक्टिव करा देता है। तो हम ग्लूकॉन डी या पार्ले जी बिस्किट जो ईजिली अवेलेबल है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रखते थे। यहाँ तक कि हम आवाज़ भी अगर शोर भी करोगे तो बेबी को अंदर फील होता है, तो हम यूजुअली थाली लेके बेबी के अराउंड बजाते थे पेट के पास, तो वो भी हेल्प करता है। बट वो घर पे प्रैक्टिकल नहीं है, तो यू हैव समथिंग स्वीट एंड देन यू वेट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 hour, बेबी विल स्टार्ट मूविंग। तो उतना वेट कर सकते हैं। इफ इट्स स्टिल नॉट मूविंग यू गिव इट टाइम 2-3 hours। उतना नहीं होता देन यू मीट अ डॉक्टर, कम टू अ डॉक्टर। यूजुअली हम लोग डेली फीटल मूवमेंट काउंट या किक काउंट बोलते हैं, वो होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो खाने के बाद, हर खाने के बाद मेजर मील, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसके बाद 1 घंटे के अंदर 3 मूवमेंट होना चाहिए। तो 3-3-3 9 हो गए, और एक कभी भी होना चाहिए तो 10। तो इतने मूवमेंट्स आपके होने ही चाहिए, तो 10 मूवमेंट्स होने ही चाहिए। दैट इज व्हाट यू डू एंड देन यू मूव ऑन फ्रॉम देयर। ठीक है, अगर कुछ रहा तो ऑलवेज कीप योर डॉक्टर इन द लूप कि हाँ मेरे को मूवमेंट नहीं लगा या कुछ नहीं लगा। एंड दोज सिचुएशंस आर इमरजेंसी, कॉल करके बताओ डॉक्टर साहब ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। तो देन यू हैव सम शुगरी थिंग, लड्डू खा लो, जो भी जूस पी लो, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग। ओके, एक और सवाल कि अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने लग जाए 7वें या 8वें महीने में ही, या फिर वाइट वाटर डिस्चार्ज टाइप की कोई चीज़ होने लग जाए, तो वो कितना खतरनाक है और उस टाइम पे क्या करना चाहिए? तो यूजुअली वाटर डिस्चार्ज इज नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, क्योंकि वो सर्विक्स में से, सर्विक्स जो रहता है यूट्रस का माउथ, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उसमें से थोड़े म्यूकस सिक्रीट होते हैं व्हिच इज अ प्रोटेक्टिव वे, तो वो उतना डिस्चार्ज नॉर्मल रहता है। अगर वो डिस्चार्ज की वजह से इचिंग होता है या फाउल स्मेलिंग होता है तो हमको लगता है कि इन्फेक्शन है व्हिच हैज टू बी ट्रीटेड। और अगर ह्यूज हुआ, अगर उसमें कर्डी वाइट डिस्चार्ज हो जाता है या एकदम हुआ, अगर ये डिस्चार्ज क्लियर ही रहता है लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया, विच इज़ मेनली कि आपका जो वाटर बैग है जो बेबी के अराउंड है वो ब्रेक हो चुका है, विच इज़ अ डिफिकल्ट एंड सिनेरियो, तो उसमें डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो जब भी हुआ तो वी कांट कंटिन्यू द प्रेगनेंसी फॉर अ लॉन्गर पीरियड, क्योंकि बेबी का अराउंड जो पानी है वो निकल गया है और अगेन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम वे ब्लीडिंग अगर होता है, हम सोनोग्राफी करके देखते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रहा है। अगर यूट्रस से हो रहा है, प्लासेंटा ठीक है कि नहीं, जो वार ठीक है कि नहीं, वार जो बेबी के और मदर के बीच वाला जो कम्युनिकेशन है, प्लासेंटा ठीक है कि नहीं। अगर प्लासेंटा के अराउंड कोई ब्लीडिंग नहीं होता है एंड प्लासेंटा एकदम नीचे नहीं है, देन वी कैन कंटिन्यू विद एन ऑब्जर्वेशन। अगर प्लासेंटा नीचे है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है तो दैट इज अगेन अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जहाँ पे हमको जल्दी डिलीवरी करना पड़ सकता है। तो दीज आर सिचुएशन जो हम सोनोग्राफी, क्लिनिकल हिस्ट्री से बराबर से पता कर लेते हैं एंड देन वी प्लान आउट कैसे कंटिन्यू करना है। कई सारे लोग अबॉर्शन का सही टाइम, मतलब किस महीने तक हम अबॉर्शन करा सकते हैं, एक मतलब टाइम पीरियड कि उसके बाद नहीं करा सकते, कि जच्चा बच्चा कहते हैं, माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए, मतलब बच्चा तो ठीक है अबॉर्शन हो ही रहा है बट माँ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अभी ये लॉ रिसेंटली चेंज हुआ है इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया में वी हैव वन ऑफ द बेस्ट अबॉर्शन लॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि यूएस और बाकी बहुत सारे कंट्रीज में तो अभी तक फाइट चल रही है ये लॉ और वुमेन राइट्स के लिए। बट देन इंडिया में हम 24 वीक्स तक कर सकते हैं, विच इज 6 महीना। बट देन हर एक के लिए क्राइटेरिया रहता है। अगर अबॉर्शन करना है द बेस्ट टाइम वुड बी द फर्स्ट फ्यू वीक्स, जब भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है
वहाँ से लेके अराउंड 7-8 वीक्स अगर हमको करना है तो मेडिकली पॉसिबल है, टैबलेट से पॉसिबल है, जो टैबलेट्स लेके हो जाता है। अगर आप थोड़ा लंबा खींचते हो तो देन आपको कोई प्रोसीजर लगता है जहाँ पे हम थैली साफ करने का सर्जरी जो बोलते हैं वो करते हैं, विच इज़ DNC-MV, अलग अलग नाम से बोला जाता है। बट अगर वो एक टाइम पीरियड क्रॉस कर लेता है, 12-14 वीक्स हो जाता है, तो एक्चुअली जैसे लेबर प्रोसेस होता है वैसे लेबर प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करना पड़ता है वो मदर को। Dangerous हो सकता है। अंडर सुपरविजन नहीं, बट देन द प्रॉब्लम इज कि हम लोग आजकल बहुत सारे जो हम लोग क्रिमिनल अबॉर्शन जो देखते हैं, बिकॉज द फीमेल जेंडर विच इज रिवील्ड, जो वो यूजली 8-10 वीक्स के बाद होता है। Okay. दैट इज व्हाई नोबडी वांट्स टू अबॉर्ट बिफोर दैट एंड दे पुल इट अ लिटिल लेटर, एंड बाद में वो लोग कराते हैं एंड देन दे डू इट इलीगली। तो वो मदर के लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है, विच इज स्टिल रैम्पेंट इन इंडिया। अगर गलती से कंसीव कर लिया है, अनचाहा गर्भ जिसे कहते हैं, वो हो गया है, तो क्या किया जाए और किस तरीके से उसे बच्चा अबॉर्ट किया जाए, क्या किया जाए? तो जो नहीं किया जाए उसका इम्पोर्टेंट थिंग इसकी आईपिल नहीं लेना चाहिए। आईपिल विल मेस अप योर साइकिल। हाँ, वो अच्छी चीज़ है, बट वो हमारा हमेशा बैकअप रहता है। बैकअप मतलब वन आउट सिनारियो जहाँ पे सेक्स करते वक्त कॉन्डम टूट जाता है, दैट इज अ बैकअप। नॉट एवरी टाइम कि हमने सेक्स कर लिया और आईपिल ले लिया तो वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर उसके बाद भी वॉट एवर सेड एंड डन कि प्रेगनेंसी रह गया, तो उसको हम, हमारे जो लॉ रहती है जिसको हम MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ पे थोड़े क्राइटेरियाज है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जहाँ पे हम टर्मिनेट कर सकते हैं इज फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कि हाँ हमने कॉन्डम नहीं लिया या कॉन्डम लिया तो वो खराब हो गई, तो वो चीज़ें रहती है, तो तब हम टर्मिनेट कर सकते हैं, उसके वीक्स के हिसाब से रहते हैं। तो द बेस्ट टाइम टू डू इज इन द इनिशियल फेज, जहाँ पे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, आफ्टर 5 वीक्स यू कैन टर्मिनेट, टिल अराउंड 7 वीक्स हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम यूजली सर्जिकल वे में जाते हैं जहाँ पे थैली साफ करना पड़ता है, विच इज बाय डिफरेंट प्रोसेस। बच्चा ग्रो कर गया होता है, थोड़ा बहुत बन गया होता है, थोड़ा बहुत, और उसमें मेडिकली फेल चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो इफ आई एम डूइंग बाय 7 वीक्स, मेडिकल ट्रीटमेंट से 95% पॉसिबिलिटी है कि ये मेडिकली मैनेज हो जाएगा। ओके, हो जाता है 5% का ड्रॉप हो जाता है, उसके आगे तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो अगर मैं मेडिकली ट्राई भी करूँ तो वो अबॉर्शन कंप्लीट नहीं होगा, तो मदर विल ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, या वो अंदर रह जाएगा जिसके बाद मेरे को साफ करना ही पड़ता है। तो इसके लिए वी ऑलवेज ऑप्ट फॉर द डायरेक्ट ऑप्शन, कि जहाँ पे हम सर्जिकली वो क्लीन करते हैं। अगर अंदर रह जाए, मतलब ऐसे तो डॉक्टर देखते हैं, बट स्टिल खुद कोशिश की है, प्रॉपर सफाई नहीं हो पाई है, करते हैं लोग, तो किस तरीके अंदर रह जाए तो वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, और क्या नेक्स्ट टाइम कंसीव करेगा तो उसमें भी वो सब चीज़ें प्रॉब्लम करेगी? तो अंदर अगर रह जाता है तो ब्लीडिंग तो रहेगा ही, विच इज़ एन ऑनगोइंग थिंग। ब्लीडिंग होगा तो मदर का हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो अनीमिया हो जाएगा। सेकेंड, अगर ब्लड आ जा रहा है अंदर के कैविटी से तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया भी अंदर आ जा सकता है। तो मदर को इन्फेक्शन होगा, विच इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू यूट्रस में लिमिटेड रहेगा, वो पूरे बॉडी में भी फैल सकता है। तो वो जनरलाइज्ड इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। एंडोमेट्राइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। तो फ्रॉम एंडोमेट्राइटिस टू सेप्टिसीमिया ये लेवल पे पहुंच सकता है, जो कि हम देखते हैं। जो आपने कहा कि क्रिमिनल अबॉर्शन जो होता है, जो अनवांटेड अबॉर्शन होता है, उसमें वो लोग करके आते हैं और हमारे पास पेशेंट आते हैं जहाँ पे दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्रैशिंग, पल्स बीपी नहीं मिल रहा बराबर, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है, बहुत बुरी हो चुकी होती है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो चुका है। तो और अगर हमने अर्ली स्टेज में भी पकड़ा, इन्फेक्शन अगर अंदर हो जाता है तो वो लाइनिंग खराब हो जाती है। लाइनिंग क्या है? यूट्रस का लाइनिंग खराब हो जाता है। ओके, तो उसमें अगर यूट्रस का लाइनिंग खराब हो जाता है, तो यूट्रस का लाइनिंग खराब हो गया तो यूट्रस का एक वॉल दूसरे वॉल से चिपक जाता है, तो फिर आगे जाके प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसके लिए अनवांटेड अबॉर्शन अंडर विदाउट एनी गाइडेंस डिफिकल्ट चीज़ है, नॉट जस्ट फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी बट फॉर इवन दिस प्रेगनेंसी, फॉर द लाइफ ऑफ द मदर। ओके, और ये जो टैबलेट्स वगैरह लोग खा लेते हैं आफ्टर हैविंग सेक्स एंड इंटरकोर्स, टैबलेट खा ली, तो वो टैबलेट आगे चल के क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और क्या इससे पीरियड्स में भी, मतलब नेक्स्ट साइकिल के भी कुछ प्रॉब्लम होती है? तो डेफिनेटली होता है। यूजुअली ये जो टैबलेट है, इट्स अराउंड 10 टाइम्स हायर डोज कंपेयर टू व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव। तो इतना ज़्यादा रहता है। इट डज वन थिंग कि आपका वो लाइनिंग नलिफाई कर देता है, मतलब जो लाइनिंग इतना ये कर देगा कि आपका बेबी अगर अटैच भी होना चाहे तो अटैच नहीं हो पाता। दैट इज व्हाट इट डज इन दैट प्रेगनेंसी। बट सिंस इट्स अ हायर डोज ऑफ हार्मोन, वो हार्मोन पिल रहता है, तो उसमें से ब्रेस्ट हैवीनेस होता है, मूड इश्यूज होता है, चिड़चिड़ापन होता है,
और बाद में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, वो साइकिल में भी आपको पीरियड बराबर नहीं आएंगे, और फिर स्पॉटिंग होते जाता है। एंड प्लस यूर अनश्योर कि टैबलेट ने काम किया, कहीं तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो आपका प्रोलैक्टिन लेवल वापस बढ़ गया, इट विल मेस अप योर थायराइड। सो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल कि एक आईपिल खाने से या एक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से आपका इतना सारा इफेक्ट हो सकता है। तो इट्स ऑलवेज वाइजर टू वर्क ऑन अ कॉन्ट्रासेप्शन, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन, rather than jump into taking IPLs. तो उससे अच्छा अगर इफ यू थिंक कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करना ही है, वी हैव समथिंग डिफरेंट जिसको हम लार्क कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, LARC, जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन का बेनिफिट ये होना चाहिए कि आप खाओ विच इज फॉर दैट पीरियड। जब भी बंद करोगे आपका प्रेगनेंसी वापस रहना चाहिए, तो वो पीरियड के लिए मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं बंद करूंगी तो मेरे को लगेगा प्रेगनेंसी तो तब होना चाहिए, तभी वो अच्छा होना चाहिए। तो दैट इज लार्क। लार्क टेबलेट है कुछ क्या? तो लार्क में दो चीजें रहती है, एक तो आपका बर्थ कंट्रोल पिल्स विच इज वेरी सेफ, उसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, बट बर्थ कंट्रोल पिल्स आर वेरी सेफ एंड विच कैन बी ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो आईपिल बर्थ कंट्रोल पिल नहीं है। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो 21 दिन के लिए लेते हैं या 28 दिन वो के लिए पीरियड लेते होता है प्रॉपर, करेक्ट, और वो उस पीरियड में प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो और ये आप बहुत टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि मेरे को 3 महीने लेना है, 6 महीने लेना है। मेरे पास ऐसे पेशेंट है जो 5 साल से ले रहे हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। मैंने एक नई चीज सुनी है, स्टेम सेल बैंकिंग, ये क्या है? तो स्टेम सेल बैंकिंग इज बेसिकली जब भी बेबी डिलीवर होता है, डिलीवरी होने के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर नाड़ी रहती है, जो वार जो प्लेसेंटा रहती है, जो मदर के साइड से रहता है टू द बेबी, वो ब्लड सप्लाई करता है, इससे बच्चा अपनी मम्मा से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है और ब्लड मिलता रहता है और न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो जब भी हम अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं, वहां से हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो ब्लड है वो कलेक्ट करते हैं। जैसे नाम है उसमें स्टेम सेल्स रहते हैं। स्टेम सेल्स मतलब आपका जो भी बॉडी में सेल्स बनता है, यूजुअली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम 3 कॉमन सेल्स, ठीक है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। वो जेनेटिक बेसिक चीज है जहाँ से अपना स्किन डेवलप होता है, हेयर डेवलप होता है, बोन डेवलप होता है, किडनी, लिवर, सब कुछ वो 3 सेल से ही डेवलप होता है। अगर आगे जाके ऐसे पता चले कि ये जो बेबी बॉर्न हुआ है उसमें कोई डिफिकल्टी है, डिफेक्ट है या डैमेज है, या उसकी कोई भाई या बहन जिसको कोई प्रॉब्लम है, अच्छा भाई बहन भी प्रॉब्लम है, अगर वो लोग जेनेटिक सीक्वेंस से मैच होते हैं, अभी मेरे भाई बहन मेरे जेनेटिक सीक्वेंस को मैच होंगे, मतलब हमारा जो जीन्स रहेगा वो मोर और लेस सेम रहेगा, हाँ, एक ही फैमिली के तो सेम रहेगा। तो अगर किसी को घर पे कैंसर है, भाई बहनों में किसी को ब्लड कैंसर है या किसी को थैलेसीमिया है, अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं है, बट कुछ डिजीजेस है जो ये स्टेम सेल से क्योर हो सकते हैं। तो ये स्टेम सेल बैंकिंग का काम है। तो अगर हम जो ब्लड कलेक्ट करते हैं, जस्ट वंस द बेबी का कॉर्ड कट होने के बाद जो कलेक्ट करते हैं, उसको हम प्रोसेस करके स्टेम सेल निकाल के स्टोर कर देते हैं। अगर आगे जाके ये बेबी को लगा या किसी को भी उसकी सिबलिंग्स में या भाई बहन में लगा, तो हम वो ले लेते हैं और वो अगर ट्रीटमेंट में काम आते हैं, वी यूज दैट। तो दैट इज स्टेम सेल बैंकिंग। आजकल लोग एग फ्रीज कराते हैं, क्या है ये एग फ्रीज, क्या प्रोसेस है इसका, क्यों अच्छा है या फिर बुरा है, जो भी है, पर ये क्यों है? एग फ्रीजिंग बहुत अच्छी बात है। अंडरस्टैंडिंग दैट yes it's an expensive thing but then it is workful in the longer run। कितना महंगा होगा? एक्सपेंसिव आपने कहा, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। इट्स अराउंड 1.5 to 2 लाख पर साइकिल। तो अभी उसमें हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, तो यूजुअली एग फ्रीजिंग हम एडवाइस करते हैं बाय 32 to 34 इफ यू आर थिंकिंग कि हमको प्रेगनेंसी और डिले करना है। एग फ्रीजिंग है क्या? यहाँ से शुरू करते हैं कि है क्या, मतलब तो यूजुअली आप जैसे हमने डिस्कस किया कि हर एक साइकिल में, हर एक पीरियड के टाइम एक एग रिलीज होता है जो ओव्यूलेशन में रिलीज होता है। तो यूजुअली एक साइकिल में एक रिलीज होता है। भले ही 4-5 रिक्रूट होते हैं, तो आपके पास राइट एग है, लेफ्ट एग, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी है, इसमें 3-4 बनते, इसमें 3-4 बनते। अभी 3-4 पूरे नहीं होते, एक ही होता है जो मेजर बनता है, बाकी सब जूनियर रह जाते हैं। तो दैट इज योर यूजुअल थिंग, जो रिलीज होएगा, जो यूट्रस के अंदर पहुंचेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं, अगर स्पर्म्स नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं है, तो विल कम आउट। इन एग फ्रीजिंग व्हाट वी डू इज कि अभी आपको प्रेगनेंसी डिले करानी है, अगर आप ज्यादा डिले कराओगे तो फिर क्रोमोसोमल इश्यूज बढ़ जाएगा, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो हम क्या कहते हैं कि तुम्हारा एग ये एज में ज्यादा बेटर है कंपेयर टू द अदर एज। इफ यू आर 40 देन इफ यू कम टू मी कि हाँ हमको बेबी चाहिए, देन आपका रिस्क बढ़ता है। बट इफ यू हैव डन एन एग फ्रीजिंग एट द एज ऑफ 30 to 33,
मैं वो वाला एग यूज कर सकता हूँ तो जो आपका ही है। सही एज कौन सी है फ्रीजिंग की, मतलब अराउंड 32 to 34 35 तक। और कुछ लोग अगर जल्दी करा लेते हैं जैसे 27 Good. 28 साल की उम्र में? और अच्छी एग्स क्वालिटी, ओह क्योंकि अभी वो अच्छा चीज़ है कि पीपल आर गेटिंग अवेयर, हमारे पास आके वो पूछते हैं एग फ्रीजिंग कराना है कि नहीं। इट्स अ प्रोसेस, उसके लिए टाइम लगता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आपका एग जो बनते हैं तो उसमें हम इंजेक्शन देते हैं या कुछ टैबलेट्स देते हैं जहाँ पे वो एक एग मैच्योर होने की जगह सब मैच्योर होते हैं। एंड देन हम सोनोग्राफी के वे से हम वजाइना के थ्रू वो एग्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो यू कैन टेल कि आपको कितने एग सेव रखने, 5 रखने हैं, 10 रखने हैं, 15 रखने हैं, यू डिसाइड। और पर एग का प्राइस आपने बताया? नहीं, पर एग का नहीं, पर साइकिल का प्राइस। साइकिल का प्राइस। तो वो एक साइकिल में मेरे को 4 मिल गया, आपने मेरे को बोला कि मेरे को 8 एग्स रिजर्व करने, पहले साइकिल में मेरे को 4 मिल गए, तो अभी नेक्स्ट साइकिल में मेरे को 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे या 5 मिलेंगे, पता नहीं है वो। हाँ। जब होगा साइकिल तब पता चलेगा। तो जब तो 2 साइकिल या 3 साइकिल, तो वो हर एक साइकिल का कॉस्ट इज अराउंड दैट मच। एंड देन 1.5 लाख लगभग। हाँ, एंड देन वो सेव करने का अलग खर्चा, ओह तो ये प्रोसीजर का खर्चा है। देन यू गेट द एग्स, दोज आर नॉमिनल, दोज आर अराउंड 40-50,000 ओवर द ईयर। ओके। तो जैसे इन्वेस्टमेंट देंगे 40-50,000 ओवर द ईयर, आपने निकाल लिया, मेरे 10 एग्स है, मैं जब भी मांगूंगी मेरे को दे सकते हो। और यू कंसीव, आपका बच्चा हो गया तो अभी आपके पास एग्स पड़ा हुआ है तो आप उसको डोनेट भी कर सकते हो फॉर समवन एल्स हु रिक्वायर्स सम टाइम। किस तरीके से प्रेगनेंसी होगी उस वक्त, मतलब आपका एग निकाल के रखा है, फ्रीज कर दिया गया है, फिर वो वापस तो फिर वो pregnancy- आईवीएफ होगा, वो नॉर्मल नहीं होता है। अच्छा okay. तो यूजुअली हम सीमेन लेते हैं पार्टनर का, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं मशीन में लेके, फिर उसमें से IVF क्या है और सेंट्रीफ्यूज क्या है? तो आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, विच इज डन इन पेट्री डिश में करते हैं। तो उसमें हम 2 चीज़ हमको चाहिए जो ज़रूरत है, हमको एक एग चाहिए विच इज़ द ओवम, और हमको स्पर्म चाहिए विच इज़ व्हाट इट गेट फ्रॉम द सीमेन। तो अगर मेरे पास सीमेन अच्छा नहीं है या देयर इज सम इशू, तो हम सीमेन को एक मशीन में डालते हैं जिससे वो मशीन में गोल 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 घूमता है, और फिर वो पूरा जो लिक्विड सीमेन का छोटा सा पैलेट बन जाता है, विच इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट जो मेरे को चाहिए। तो हम वो लेते हैं, तो दैट इज सेंट्रीफ्यूज सीमेन विच विल हैव मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पर्म्स। पूरा जो 1.52 ml ऑफ सीमेन रहता है उसमें पूरे में स्पर्म्स नहीं रहता, उसमें बहुत सारी अदर चीज़ रहती है, वाइटामिन रहती है, थोड़ा फ्रक्टोज रहता है, वो सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन मेरे को उतना पार्ट चाहिए ही नहीं, मेरे को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चाहिए। फिर मैंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, फिर मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा कि सबसे अच्छा स्पर्म कौन सा है, मूवमेंट, हेड वाइज, स्पर्म का हेड रहता है, स्पर्म का टेल रहता है, तो वो अच्छा कौन सा दिख रहा है। फिर मैंने एग लिया और वो स्पर्म लिया और उसको फ्यूज कर दिया, दैट इज आईवीएफ। एंड देन वो फिर मदर, अच्छा देन फिर वो जो 2 एग और जो स्पर्म मिला वो मिलके वो एक सेल बनता है, प्रॉपर सेल। फिर हम उसको ग्रो करने देते हैं, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, जैसे वो लेवल पे पहुंचता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट लेवल बोलते हैं, जो लेवल ऑफ सेल डिवीजन रहता है। फिर हम वो लेके मदर के यूट्रस में डाल देते हैं, प्रोसीजर के थ्रू हम यूट्रस के अंदर डाल देते हैं और उसको मेडिसिन के थ्रू प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। तो दैट इज ऑल योर आईवीएफ में जो हम करते हैं। तो इसी के साथ हम थैंक यू कहते हैं हमारे डॉक्टर सुजित को। उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स के कई सारे सवालों के जवाब उन्हें यहाँ पर मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इन सवालों के जवाब अच्छे से समझाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।